हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ड्यू टू कोविड-19 हम ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाए। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो भी हमारे पास चैप्टर्स बचे हुए हैं उन सारे चैप्टर्स को अपन कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन चैप्टर्स को अपन कवर करेंगे जो चैप्टर्स आपके पास 12th में इंटरकनेक्टेड हैं, जिनका यूजेस हमारे पास काम आएगा। अगर इन चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर नहीं किया तो 12th के कुछ चैप्टर्स में हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जिन चैप्टर्स जो कि 12th से इंटरकनेक्टेड होंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 14 ऑसिलेशंस। रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं वो आपके पास हीट से रिलेटेड हैं, काइनेटिक एनर्जी है, आपके पास थर्मोडायनेमिक्स है। उन चैप्टर्स को भी हम कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिलेशंस और इसके बाद लेसन नंबर 15 वेव्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कंपटीशन में भी हमारे पास काम आते हैं। तो इन चैप्टर्स को अपन फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट अपन आज स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ स्पेशल टाइप्स के मोशंस की बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बाद हम लोग बात करेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन देन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसिलेशंस की। अपन बात कर रहे थे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, इस ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन भी कह सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिस डिफरेंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वी डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्पेशली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसी ऑसिलेशंस के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में हम SHM भी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ नॉन एज इन शॉर्ट SHM। अगर कोई आपसे कह दे SHM आपने पढ़ा है, आपका वो नहीं, वही SHM इट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अपन डिस्कस करें पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन को डिस्कस करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जो कि डेफिनेट पाथ को फॉलो करे। पाथ हमारे पास डेफिनेट होना चाहिए। पाथ क्या होना चाहिए? डेफिनेट पाथ होना चाहिए। हमारे पास डेफिनेट टाइम इंटरवल होना चाहिए। डेफिनेट टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की अपन बात करेंगे। इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर उसी पर्टिकुलर पाथ पर यदि कोई भी पार्टिकल्स अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है, व्हेन ए पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन ऑन डेफिनेट पाथ इन डेफिनेट टाइम इंटरवल, दिस इज नॉन एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चों, अगर कोई पूछे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो कोई भी पार्टिकल जो कि डेफिनेट पाथ पर डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है। व्हेन पार्टिकल रिपीट्स ऑन डेफिनेट पाथ ऑन डेफिनेट टाइम इंटरवल, दिस इज नॉन एज पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जाम्पल यदि अपन बात करें, मान के चलते हैं कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, और मैं आपसे ये कह देता हूँ कि इसका टाइम इंटरवल हमारे पास जो दे रखा है वो 4 सेकंड का टाइम इंटरवल दे रखा है। इट मीन्स हर 4 सेकंड के बाद पार्टिकल क्या करेगा? एक राउंड कंप्लीट करेगा, उसके बाद अगले 4 सेकंड के अंदर राउंड कंप्लीट करेगा, अगले 4 सेकंड के बाद राउंड कंप्लीट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन ए पार्टिकल सर्कुलेट ऑन द सर्कुलर पाथ या व्हेन मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ, देन दिस मोशन इज नॉन एज पीरियोडिक मोशन। बट वी नो डैट हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो मोशन होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म होगी तभी हमारे पास इसका टाइम इंटरवल क्या हो पाएगा? सेम हो पाएगा। ऐसा नहीं कि एक राउंड तो कंप्लीट किया 2 सेकंड के अंदर, अगला राउंड कंप्लीट किया 3 सेकंड के अंदर, अगला राउंड कंप्लीट किया 4 सेकंड के अंदर, तब तो ये पीरियोडिक मोशन होगी नहीं, क्योंकि डेफिनेट टाइम इंटरवल अपन कह चुके हैं। डेफिनेट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल हमारे पास डेफिनेट होगा तभी ये पीरियोडिक मोशन होगी। हम ऐसा कह सकते हैं ना, मून चंद्रमा जो होता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है।
कितने दिन के अंदर करता है? 27.3 डेज़ के अंदर। और फिक्स है ये 27.3 डेज़ के अंदर अपना एक सर्कल पूरा कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं मोशन ऑफ द मून इज़ पीरियोडिक मोशन। क्लियर बच्चों? एक एग्जांपल और देखते हैं। अर्थ सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है। जानते हैं 365 डेज़ के अंदर करती है। टाइम इंटरवल हमारे पास फिक्स है। इस कंडीशन के अंदर अपन ये कह सकते हैं मोशन ऑफ द अर्थ इज़ द पीरियोडिक मोशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट नॉन पीरियोडिक मोशन। यदि कोई पार्टिकल किसी डेफिनेट पाथ पर अपने राउंड को या अपने मोशन को बार बार रिपीट नहीं करता, टाइम इंटरवल भी आपके पास डिफरेंट होता है, पाथ भी हमारे पास डिफरेंट होता है, इस तरीके के जो भी मोशन होंगे वो सब नॉन पीरियोडिक मोशंस होते हैं। अभी तक बच्चों अपन नॉन पीरियोडिक मोशंस की अगर अपन बात करें तो नॉन पीरियोडिक मोशन में सारे सिंपल मोशन, जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई रोड दे रखा है, इस रोड पर कोई भी आपके पास पर्सन है, वो पर्सन क्या करता है? मूव करना स्टार्ट करता है। इस जगह से इस जगह पर पहुंचा, इस जगह से इस जगह पर पहुंचने पर वापस आपके पास यहाँ पर नहीं आता है, यहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है। ये पर्सन यहाँ से चला, इस जगह पर जाकर ये स्टॉप हो गया। पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी पर जाकर ये स्टॉप हो गया। इट मीन्स किस तरह की मोशन होगी बताओ? ये होगी आपके पास नॉन पीरियोडिक मोशन, क्योंकि पाथ को रिपीट नहीं कर रहा। अगली चीज़, पाथ को रिपीट नहीं कर रहा, टाइम इंटरवल हमारे पास फिक्स नहीं है। इस तरह के जो भी मोशन होते हैं वो आपके पास नॉन पीरियोडिक मोशन होते हैं। अपन ये कह सकते हैं मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए रोड। किसी भी रोड पर यदि अपन किसी व्हीकल के मोशन की बात करते हैं तो इस तरीके का जो मोशन होगा वो सब नॉन पीरियोडिक मोशंस के अंदर आएगा। क्लियर बच्चों? तो दो टॉपिक हमने क्लियर किए। फर्स्ट पीरियोडिक मोशन, सेकंड बोलो कौन सा? नॉन पीरियोडिक मोशन। थर्ड अपन बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और आपके पास वाइब्रेशन मोशन के अंदर क्या होगा? हमारे पास एक मीन पोजीशन होगी, मतलब एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे मीन पोजीशन। अब क्या करेगा? कोई भी पार्टिकल इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो का मतलब है इर्द गिर्द, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। यदि इस तरीके का टू एंड फ्रॉम आपके पास मोशन होता है, इस तरीके का जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन ए पार्टिकल ऑसिलेट्स, या अपन ये कह सकते हैं व्हेन पार्टिकल्स मूव्स अराउंड या मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब हो गया मीन पोजीशन से आपके पास टू एंड फ्रो, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। इस तरीके का जो भी मोशन हमारे पास आएगा वो मोशन हमारे पास कौन सा मोशन होगा बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन होगा। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो होती है वो फ्रिक्वेंसी लेस, कम होती है। और यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन की अगर बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? हाई फ्रिक्वेंसी होती है। इसकी भी डेफिनेशन सेम है। वाइब्रेशनल मोशन व्हेन ए पार्टिकल वाइब्रेट या व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अराउंड द मीन पोजीशन, दिस इज नॉन एज वाइब्रेशनल मोशन, बट the frequency of the particle is very high. In this condition oscillatory motion frequency is very less. Like an example, oscillatory motion की बात करते हैं। जैसे किस तरीके से मीन पोजीशन होता है? झूला होता है हमारा, झूले के अंदर जैसे कोई पर्सन बैठा हुआ है झूले पर, इधर जाएगा वापस इधर जाएगा, इस तरीके का जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होगा। मान के चलो हम लोगों ने वाटर भर लिया, वाटर के अंदर हमने क्या किया? एक प्लास्टिक का कॉर्क रख दिया, प्लास्टिक का बॉक्स रख दो। जैसे मान के चलो ये मेरे पास वाटर मैंने भर लिया, वाटर भरने के बाद मैंने क्या किया? इसके अंदर एक बॉक्स पर रख दिया, इस बॉक्स को मैंने क्या किया? प्रेस किया, ऐसे प्रेस कर दिया बॉक्स को। अब बॉक्स को प्रेस करने के बाद अगर मैं बॉक्स को छोड़ देता हूँ तो ये बॉक्स आपके पास क्या होगा? इस तरीके से ऊपर नीचे इसकी मीन पोजीशन के अराउंड ये क्या करेगा? इस तरीके से टू एंड फ्रो वाली पोजीशन हमारे पास हो जाएगी। कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्लियर है बच्चों? फ़र्क ये है ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? ऑसिलेशन का मतलब देखो, एक ऑसिलेशन क्या होता है वो भी समझना। एक ऑसिलेशन क्या होता है? कोई भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के इधर की तरफ गया, जो भी इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वापस कहाँ पर आएगा बच्चों, मीन पोजीशन पे आएगा। अगेन मीन पोजीशन से वापस कहाँ पर जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दूसरी साइड, और वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। बात समझ में आई? मीन पोजीशन से इधर, वापस मीन पोजीशन, इधर जाएगा, वापस इधर आएगा। कितना ऑसिलेशन हुआ, एक। आई बात समझ में? दोबारा देखते हैं वापस। मीन पोजीशन से बोलो क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से वापस दूसरी तरफ जा क्या जाएगा, ये आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगेन वापस कहाँ पर आ जाएगा, मीन पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे ही ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होगी, हम कह देंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब कोई कह रहा है सर ये तो बहुत तेज तेज वाइब्रेट कर रहा है, इस तरीके से बार बार कर रहा है, तो मान के चलो आपसे किसी ने कहा 1 सेकंड के अंदर मान के चलो 4 बार ये ऐसा किया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। और फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज़। फ्रिक्वेंसी की यूनिट जो होती है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है, जिसे अपन शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, HZ से डिनोट करते हैं। आई बच्चों बात समझ में? तो ये ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक तरीके की ऑसिलेटरी मोशन होती है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होता है। बस डिफरेंस इसमें क्या होगा उसके बारे में अपन क्लियर कर देते हैं। इसमें डिफरेंस होता है कि हम जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करेंगे मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है। व्हेन ए पार्टिकल शिफ्ट्स स्मॉल डिस्प्लेस या डिस्प्लेस स्मॉल फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके, अगर मीन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेस किया जाता है तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या लगेगा, एक फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होगा बच्चों, एक फोर्स जनरेट होगा या एक टॉर्क जनरेट होगा। या तो क्या जनरेट होगा बताओ, फोर्स, या फिर क्या जनरेट होगा, टॉर्क। और ये फोर्स और ये टॉर्क जो भी जनरेट होगा, ये क्या करेगा, पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन पर लाया जाए। इस तरीके से जो भी मोशन हमारे पास होगी वो कौन सी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। लाइक एन एग्जांपल, ये मेरे पास मीन पोजीशन हो गया, मैं पार्टिकल को यहाँ तक अधिक मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता हूँ, इधर भी मैं पार्टिकल को यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक पार्टिकल मैंने यहाँ पर रख दिया, मान के चलो एक ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक जिसका मास हमारे पास दे रखा कैपिटल M, और किस तरीके का मोशन हो रहा है कि कैपिटल M को मैंने यहाँ पर डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेस करने के बाद, जैसे कोई कह रहा सर ये चीज़ तो हमारे पास कम समझ में आ रही है, तो मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। एक स्प्रिंग ले लेते हैं अपन, ऐसे एक स्प्रिंग ली, इस स्प्रिंग को अपन क्या करते हैं, एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया कैपिटल M से, ठीक है। अब किसी ने कहा सर हमने फोर्स लगाया इधर, ऐसे खींचा इसको, समझ जरूर बात, मैंने कहा इसको अपन ऐसे खींच रहे, अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा या नहीं, होगा ना। अगर फोर्स हटा देते हैं, जब तो ये लो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर दे रखा है, और जैसे ही किसी ने कहा सर हमने तो इस पर फोर्स लगा दिया, अगर फोर्स लगाओगे तो बच्चों ये वाली पोजीशन हो गई क्या, बताना। अगर फोर्स लगा दिया तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ, आप कहोगे सर पार्टिकल डिस्प्लेस हो चुका है। अगर पार्टिकल डिस्प्लेस हो चुका है तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा जिसे अपन स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग के अंदर तो क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। चाहे तो हम इस स्प्रिंग फोर्स को यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं। कौन सा फोर्स कह सकते हैं बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस पार्टिकल को यहाँ वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए पार्टिकल डिस्प्लेस small from the mean position, then restoring force and restoring torque is always in towards the mean position। हमेशा किधर की तरफ होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है, और मीन पोजीशन की तरफ होगा। इस कंडीशन में ध्यान रखना, रीस्टोरिंग जो फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स बोथ और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि टॉर्क होगा तो टॉर्क हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर लीनियर मोशन करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, अगर एंगुलर मोशन करोगे तो क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा।
किसी ने कहा सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, टॉर्क का मतलब कैसे? तो मैंने कहा एक काम करो, अपन एक पेंडुलम ले लेते। क्या ले लेते बच्चों? पेंडुलम। अब आप क्या करोगे, पेंडुलम को हमने शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद क्या कर दिया? छोड़ दिया। शिफ्ट करने के बाद छोड़ोगे तो पेंडुलम इस तरीके से मूव करेगा। यस और नो? क्लियर है बच्चों? इस तरीके से मूव करता है ना, पहले इधर जाएगा, वापस इधर जाएगा, वापस फिर इधर जाएगा और देन वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसे कॉन्टिन्यूस करता रहता है। तो इस तरीके का मोशन हमारे पास क्या होगा? SHM होगा। ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा, यदि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है तब SHM, अगर मान के चलो ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है तो आप कहोगे ये ऑसिलेटरी मोशन होगी। दोनों में बिग डिफरेंस यही है। SHM के अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब क्या बोलेंगे अपन? अगेन वापस एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देते हैं। व्हेन ए पार्टिकल शिफ्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन at very small displacement, with a very small displacement, then restoring force and restoring torque is always towards the mean position, and restoring force is directly proportional to displacement and restoring torque is directly proportional to angular displacement। कैसे हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों? जैसे पार्टिकल आपके पास यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये एंगल हमारे पास बनाना, ये एंगल कितना बना बच्चों? थीटा बना। तो इस तरीके से हम रिस्टोरिंग टॉर्क की बात कर सकते हैं। तो अब कोई कहेगा सर चलो ये बात तो समझ में आ गई कि आप कह रहे हो एक बार रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एक बार आप कह रहे हो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा लीनियर के अंदर। किसके अंदर? लीनियर के अंदर। इसलिए हम इस मोशन को दो तरीके से लिख देते हैं। एक लिख देते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा बच्चों अपन लिख देते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो तरीके की सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। SHM दो तरीके के होंगे। पहला हमारे पास कौन सा होगा बताओ बच्चों? लीनियर SHM होगा और दूसरा बच्चों कौन सा होगा? एंगुलर SHM होगा। ध्यान रखोगे, पहला बोलो कौन सा होगा? लीनियर। दूसरा कौन सा होगा बच्चों? एंगुलर SHM होगा हमारे पास। लीनियर के अंदर पार्टिकल को लीनियर डिस्प्लेस करेंगे और अगर एंगुलर की बात है तो एंगल बनाएगा। जैसे दोनों अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था स्प्रिंग वाले केस में, बताओ खुद डिसाइड करो। अगर लीनियर SHM की बात करते हैं, अभी मैंने इसको बात किया था तो कैसे शिफ्ट किया था? लीनियर किया था या एंगल पे घुमाया था? लीनियर किया था। कौन सा SHM? लीनियर SHM। अभी अपन इसकी बात कर रहे थे पेंडुलम की, तो बताओ पेंडुलम को बच्चों मैंने क्या किया था? लीनियर डिस्प्लेस किया था या फिर इसको एंगल पे शिफ्ट किया था? आपका आंसर होगा सर एंगल पे शिफ्ट किया था। इस तरीके से एंगल बन रहा, ऐसे सर्कुलर पाथ बन रहा, थोड़ा सर्कुलर पाथ बना इस तरीके का, तो ये एंगुलर SHM होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन दो तरीके की। क्लियर? फर्स्ट लीनियर, दूसरा एंगुलर। लीनियर के अंदर लीनियर शिफ्ट करोगे, क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। एंगुलर SHM के अंदर बोलो क्या होगा? एंगल पे शिफ्ट करेंगे। एंगल पे शिफ्ट करेंगे तो क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। घूमने में किसकी ज़रूरत होती है? टॉर्क की। ठीक है ना? बाकी काफ़ी दिन हो गए, कॉपियों को काफ़ी अच्छे से पटका होगा, काम में लेते रहो क्योंकि आगे 12th क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि 11th में काम आएंगी आप लोगों के। ठीक है बच्चों? दो तरीके के, पहला लीनियर SHM और दूसरा बोलो कौन सा? एंगुलर SHM। आगे चलें। अब लीनियर SHM की हम बात करते हैं। तो लीनियर SHM की अगर अपन लोग बात करेंगे कि लीनियर SHM किस तरीके का होता है तो उसको देखते हैं अपन। लीनियर SHM क्या होता है? तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, linear simple harmonic motion, when a particle shift at very small displacement या with very small displacement, then restoring torque, restoring force F is directly proportional to displacement from the mean position. इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किधर की तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ। पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाए। जब तो क्या हुआ था? पार्टिकल देखो इधर गया, पार्टिकल शिफ्ट वापस इधर आया तो मीन पोजीशन पे, फिर इधर शिफ्ट हुआ वापस आया किस पे? मीन पोजीशन। ये बार बार प्रोसेस होती रहेगी। पार्टिकल
निकलेगा तो कहाँ से, मीन पोजीशन से निकलेगा। तो मीन पोजीशन पे इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए अपन किसका सिंबल लगाते हैं, माइनस का। हियर नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द मीन पोजीशन। ओके, F प्रोपोर्शनल टू -x। इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को यदि कांस्टेंट में अपन चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं K, जिसे अपन बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, रीस्टोरिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वी नो डेट F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास -kx। वी कैन राइट इट स्मॉल a इज इक्वल टू -k/m इंटू x, ऐसे लिखा जा सकता है। और बच्चों अपन चाहें तो इस स्मॉल a की जगह ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, d2x dt2 इज इक्वल टू -k/m इंटू x। इसका यदि मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो वी कैन राइट इट d2x dt2 प्लस k/m इंटू x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, it is differential equation of linear SHM। अगर बच्चों कहीं भी इस तरह की लीनियर SHM हमें मिल जाता है तो ये लीनियर SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो क्या आई, d2x dt2 प्लस k/m x इज इक्वल टू 0। अगर कहीं भी हमें इस तरह की फॉर्मेट मिलती है तो आप कह देना ये लीनियर SHM है, बिकॉज इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। अगर कहीं भी हमें ऐसी फॉर्मेट मिलेगी तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द लीनियर SHM, मतलब इस तरीके की इक्वेशन लीनियर SHM को डिनोट करेगी। और हेयर ये जो k/m होता है, ये k/m यहाँ कांस्टेंट होता है जिसे ओमेगा स्क्वायर से अपन डिनोट करते हैं। और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों k/m। अभी आप कह रहे होंगे सर ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने k/m कैसे लिखी, इस चीज़ को हम क्लियर नहीं कर पा रहे। मैं इसी चैप्टर के अंदर जब यहाँ एसेलरेशन अपन पढ़ाएंगे वहाँ पर मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m होता है, प्रूव कर दूंगा मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास k/m होता है। और अगर चाहें तो हम ओमेगा इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, √k/m। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √k/m। ओमेगा तो अपन जानते हैं क्या होती है बच्चों, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहा जाता है इसको ओमेगा को। तो वी कैन राइट इट d2x dt2, और सिंपल कर देते हैं अपन इसको, d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। और यहाँ x जो होता है, इस x की जो वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है a साइन ओमेगा t प्लस फाई, या फिर होती है a कॉस ओमेगा t प्लस फाई। मतलब इस इक्वेशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो आएगी अपन कह सकते हैं इसमें x की जो आपके पास सॉल्यूशन होगा, x का सॉल्यूशन दो फॉर्मेट के अंदर हो सकता है। पहला फार्मूला बोलो, x इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। दूसरा बोलो क्या होता है, a कॉस ओमेगा t प्लस फाई। ये कौन सा फंक्शन है बेटा, साइनोसोइडल। ये हमारे पास कॉसाइन फंक्शन है। और साइन और कॉस दोनों फंक्शंस के अंदर वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। इस बात को भी अपन इसी चैप्टर्स के अंदर प्रूव करेंगे। तो क्लियर बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास निकल गया। एक चीज़ तो क्या निकली, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बोलो क्या होगी, k/m होगी। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू बोलो क्या होगी, a साइन ओमेगा t प्लस फाई, या फिर होगी a कॉस ओमेगा t प्लस फाई। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगुलर SHM। तो एंगुलर SHM के अंदर अगर पार्टिकल को एंगुलर शिफ्ट किया जाता है, अगर पार्टिकल को एंगुलर शिफ्ट किया जाता है, एंगल पर डिस्प्लेस किया जाता है, तो टॉर्क जनरेट होता है टाउ।
और ये टॉर्क टाउ जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वही अपन यहाँ पर किसका सिंबल लगाएंगे, माइनस का, बिकॉज द हेयर नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज टूवर्ड्स द, या पार्टिकल विल मूव्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसको यदि अपन क्या करते हैं, इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं c, जिसे क्या कहा जाता है, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, या इसको ट्विस्ट कांस्टेंट भी आप कह सकते हो। c जो होता है, c हमारे पास ट्विस्ट कांस्टेंट होता है। टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के अंदर एक रिलेशन पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा हमारे पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टाउ को यदि अपन शिफ्ट करते हैं, टाउ को ऐसे लिखा जा सकता, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। नाउ अल्फा इज इक्वल टू, इट कैन रिटर्न एज माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। नाउ अल्फा it can be changes into the d2 theta dt2 is equal to minus c upon I into theta. Now you can shift d2 theta dt2 plus c upon I into theta is equal to 0। अल्फ़ा लिखा जा सकता है ना, बिकॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा डी टी, और ओमेगा को लिखोगे आप, बोलो क्या, ओमेगा को लिखोगे डी थीटा डी टी, और जब अपन इसको एक साथ लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना d2 dt2, d2 dt2, और थीटा की जगह थीटा आई गया। ये वाली इक्वेशन जो होती है, ये वाली इक्वेशन, ये हमारे पास होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी SHM की। कौन से SHM की होगी, ये एंगुलर की। और इस C अपॉन आई की वैल्यू यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होती है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन बोलो कि वापस क्या आ गया, C अपॉन आई। अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिखा जा सकता है d2 थीटा dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। देखो दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशन है। यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था तो x आ रहा था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा आ रहा है, x थीटा वही 0, वही d2 dt2, इधर ओमेगा स्क्वायर, इधर भी बच्चों बोलो क्या, ओमेगा स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। नेक्स्ट थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 कॉस ओमेगा t प्लस फाई। क्लियर बच्चों, थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, और थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 कॉस ओमेगा t प्लस फाई। ये इसका सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बच्चों टुडे हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है, मेनली कितने तरीके की मोशन, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ऑसिलेशन, वाइब्रेशनल, SHM, और SHM को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक आपके पास लीनियर SHM और दूसरा हम लोगों ने एंगुलर SHM। ये दो तरीके के, दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो d2 थीटा dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बच्चों इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। इस तरह से हम लोगों का आज टाइप्स कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लासेज में हम लीनियर SHM को और आगे डिस्कस करेंगे। मेनली अपने को लीनियर SHM इसके अंदर डिस्कस करना है। क्लियर बच्चों, थैंक यू।